हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से टॉप 25 इम्पॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक्स यानी कि थर्मल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा। अगर आप एनएमडीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो आपके लिए ये वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एनएमडीसी में थर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है, थर्मल ऐसा सब्जेक्ट है मैकेनिकल का जो इसके क्वेश्चन जो है आपके हर एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। पहले क्वेश्चन में चलते हैं कि केल्विन प्लांक लॉ डील विथ कंजर्वेशन ऑफ हीट, कंजर्वेशन ऑफ वर्क या कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क या कंजर्वेशन ऑफ वर्क इनटू हीट। तो केल्विन प्लांक लॉ जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरिवर्सिबल साइकिल। इरिवर्सिबल साइकिल कौन सा है? कार्नोट, स्टिरलिंग, नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस। तो ध्यान से देखिए, कार्नोट क्या है, इसकी इफिशिएंसी कितनी होती है? 100%। स्टिरलिंग की कितनी होती है? 100%। अगर यहाँ पे एक और ऑप्शन एरिशन दे देता तो भी कितनी होती है? 100%। तो तीनों रिवर्सिबल साइकिल है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि नन ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। आपको सारे ऑप्शन को ध्यान से देखना है और आपको हर ऑप्शन का करेक्ट आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि थर्मल पावर प्लांट या जिसको हम पावर प्लांट बोलते हैं वो कौन से साइकिल पे काम करता है? कार्नोट, जूल, रैंकाइन या ऑटो। तो थर्मल पावर प्लांट जो है वो आपका रैंकाइन साइकिल पे काम करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द इफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन वर्किंग सब्सटेंस, डिज़ाइन ऑफ इंजन, टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक या टाइप ऑफ फ्यूल। तो कार्नोट इंजन की इफिशिएंसी जो है वो आपका टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक पे डिपेंड करता है। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि द इफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इज मैक्सिमम फॉर। कार्नोट साइकिल की इफिशिएंसी मैक्सिमम किसके लिए होती है? तो ये हम बहुत दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, शुरू में बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ये होती है किसके लिए? रिवर्सिबल इंजन के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं कि डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 प्रोसेस। आपके जितने भी साइकिल्स हैं उनके चार चार जो प्रोसेस होते हैं, 4 या 5, वो आपको सारे प्रोसेस पता होना चाहिए। चलिए एक एक करके देखते हैं। टू आइसोथर्मल एंड टू आइसेंट्रोपिक कौन सा है? ये कार्नोट है। टू आइसेंट्रोपिक एंड टू कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कौन सा है? कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि आपका कौन सा है? ऐसा इंजन किस पे काम करता है? नीचे कमेंट करके बताइए, वही है। टू आइसेंट्रोपिक एंड टू कांस्टेंट प्रेशर, ये किस पे है? ये अभी आप कमेंट करके बताइए। आपको मैं डीजल साइकिल का बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि टू आइसेंट्रोपिक, वन कांस्टेंट वॉल्यूम एंड वन कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये ऑटो साइकिल है। ठीक है, चलिए इसका आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए ऑप्शन नंबर डी का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ बोथ स्टर्लिंग एंड कार्नोट साइकिल ऑपरेट विद द सेम टेम्परेचर लिमिट देन इफिशिएंसी ऑफ स्टर्लिंग साइकिल एज कम्पेयर टू कार्नोट साइकिल। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, स्टर्लिंग साइकिल, कार्नोट साइकिल और एरिक्सन साइकिल अगर तीनों का टेम्परेचर लिमिट सेम है तो तीनों की इफिशियंसी कितनी होगी? 100%। तो मतलब दोनों की सेम है, तो इक्वल इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ए साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ टू एडियाबैटिक टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इज नोन एज ऑटो साइकिल, एरिक्सन साइकिल, जूल साइकिल या स्टिरलिंग साइकिल। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? जूल साइकिल। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ऑटो साइकिल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उसमें टू एडियाबैटिक होता है और टू कांस्टेंट प्रेशर की जगह वॉल्यूम होता है। ठीक है, एरिक्सन साइकिल में भी आपका टू आइसन, यहाँ पे जो है ना टू आइसो कांस्टेंट प्रेशर होता है एरिक्सन में, पर यहाँ पे टू एडियाबैटिक की जगह में टू टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि टू आइसोथर्मल हो जाता है। स्टिरलिंग में भी टू कांस्टेंट आइसोथर्मल और यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, आपको सारे साइकिल का पता होना चाहिए डिटेल में। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि स्टिरलिंग एंड इरेक्शन साइकिल एंड कार्नोट साइकिल, एंड कार्नोट कर लीजिए, आर रिवर्सिबल साइकिल। ये तो काफ़ी सिंपल है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ब्रेटन साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 प्रोसेस। ब्रेटन साइकिल में 4 प्रोसेस कौन कौन सी होती है? तो वो होती है टू आइसेंट्रोपिक एंड टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। वो कौन सी होती है? वो होती है ब्रेटन साइकिल के लिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल नॉट अ रिवर्सिबल साइकिल। रिवर्सिबल साइकिल कौन सी नहीं है? कार्नोट है, एरिक्सन है, नन ऑफ द अबव, तो ऊपर में एक है सी यानी कि जूल इज ए करेक्ट आंसर। जूल जो है रिवर्सिबल साइकिल नहीं है, जूल जो है वो इरिवर्सिबल साइकिल है। ऑप्शन नंबर 12 पे चलते हैं कि द इफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल विथ डिक्रीज इन कट ऑफ।
तो जैसे जैसे हम कट ऑफ रेशियो जो है वो नीचे लेके जाएंगे वैसे वैसे उसकी इफ़िशियंसी जो है डीजल साइकिल की वो बढ़ती जाएगी। तो इस केस में जब जो है आपकी कट ऑफ रेशियो ज़ीरो हो जाएगी तब इसकी इफ़िशियंसी मैक्सिमम होगी, तो डिक्रीज, ठीक है। इफ़िशियंसी ऑफ डीजल साइकिल विथ डिक्रीज इन कट ऑफ ये इंक्रीज होगा, सॉरी माफ़ करिए, ए इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते जाइए, सारे क्वेश्चन आपको आराम से बनते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं कि द आइडियल इफिशियंसी ऑफ अ ब्रेटन साइकिल विदाउट रीजनरेशन विथ इंक्रीज इन प्रेशर रेशियो विल इंक्रीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं कि द फॉलोइंग साइकिल इज यूज फॉर एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन। एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन के लिए कौन सा साइकिल यूज होता है? ब्रेटॉन, जूल, रिवर्स ब्रेटॉन या बेल कॉलमन। तो एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन के लिए बेल कॉलमन या रिवर्स ब्रेटॉन दोनों यूज होता है, क्योंकि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि गैस टरबाइन साइकिल कंसिस्ट ऑफ। तो गैस टरबाइन साइकिल में जो काम करता है वो क्या करता है? वो करता है 2 आइसेंट्रोपिक एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ 1 कांस्टेंट प्रेशर, 1 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 आइसेंट्रोपिक। अगर कभी भी 1 + 1 + 2 दिया हो तो आप आंख बंद करके आप डीजल साइकिल मार सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो डीजल साइकिल है। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द इफिशियंसी एंड वर्क रेशियो ऑफ अ सिंपल गैस टरबाइन साइकिल आर लो, वेरी लो, हाई, वेरी हाई। तो इफिशियंसी जो है सिंपल गैस टरबाइन की क्या होती है? बहुत ज़्यादा कम होती है। कितना होती है? वैल्यू में बोले तो वो होती है लगभग 13%। ओके, 13। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक मतलब क्या है? एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो नो हीट एंटर और नो लीव गैस, ठीक है। एंट्रोपी कांस्टेंट है तो बिल्कुल होगा। टेम्परेचर ऑफ द गैस चेंज, बिल्कुल टेम्परेचर चेंज होगा। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल वर्क डन, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास कि वर्क डन इन अ फ्री एक्सपांशन प्रोसेस इज जीरो, मिनिमम, मैक्सिमम, पॉजिटिव। तो वर्क डन इन अ फ्री एक्सपांशन प्रोसेस इज जीरो। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं कि द कंप्रेशन रेशियो फॉर पेट्रोल इंजन, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ये क्या है? 5:8, 5:8 या 6:8, ये पेट्रोल इंजन के लिए, यानी कि SI स्पार्क इग्निशन। वहीं CI या कंप्रेस्ड इग्निशन की बात करते हैं तो वो कितना है? 15:25। दोनों ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 21 में चलते हैं कि द इफिशियंसी ऑफ अ डीजल साइकिल अप्रोच टू ऑटो साइकिल इफिशियंसी व्हेन कट ऑफ इज़ ज़ीरो। मैं आपको बताया था कि कट ऑफ जब ज़ीरो हो जाएगा तो जो डीजल साइकिल की इफिशियंसी है वो मैक्सिमम हो जाएगी, और जब ये मैक्सिमम होगी तो ये ऑटो साइकिल की इफिशियंसी से इक्वल हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं कि द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर CP बटे CV बोल रहा है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CP बटे CV इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, ठीक है, 1 से ज़्यादा होता है। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 0 इन PVN इज इक्वल टू C। ये डायग्राम बनाते हैं पहले, ठीक है। PVNC क्या है? यहाँ पे प्रेशर होता है, ठीक है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। ओके, आई होप कि आप समझ जाएंगे। यहाँ से आप इस निकालेंगे तो n इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 है और वॉल्यूम के पास में n इज इक्वल टू क्या आता है? इन्फिनिटी। यहाँ पे आइसोथर्मल निकलेगा n इज इक्वल टू 1, ये आइसोथर्मल भी होता है और हाइपरबोलिक भी होता है। तो n इज इक्वल टू 0 किसके केस में है? प्रेशर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज करेक्ट। तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यही सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोस्टली यूज इन टाउन फॉर स्ट्रीट एंड डोमेस्टिक लाइटिंग एंड हीटिंग। वो होता है आपका कोल गैस। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। कोल गैस जो ही आपका डोमेस्टिक स्ट्रीट लाइटिंग में या तो सोलर एनर्जी यूज़ होता है, अगर गैस यूज़ होता है तो वो कोल गैस होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है Q4U, यानी कि क्वेश्चन फॉर यू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मुझे नीचे Q4U लिखने के बाद में कमेंट करके देना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट, R की वैल्यू क्या है? 0.287, 2.87, 28.7 या 287। ये चार आपके पास ऑप्शन है। राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी YouTube की फैमिली का एक मेंबर ज़रूर बने, ठीक है। ये हमारा NMDC का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप